नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 4 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये लास्ट लेक्चर है, बिगर लेक्चर बनाया व्हिच इज लेक्चर नंबर 4। तो देखिए इस लेक्चर में कई टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन्वॉल्व किए गए हैं। सबसे पहले डी ब्रोगलीज इक्वेशन। देखिए बच्चे, डी ब्रोगलीज इक्वेशन क्या होती है, बड़े ध्यान से समझिए। मैं इसको आपको ड्राइव करके बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। E इक्वल टू mc स्क्वायर, दिस इज आइंस्टाइन इक्वेशन। ठीक है, लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा आपने। E इक्वल टू h म्यू, दिस इज प्लैंक्स इक्वेशन। ये आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा, इसी चैप्टर में। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। दिस इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, c बाय लैम्डा। c से c कैंसिल, लैम्डा वेवलेंथ ऊपर चली जाएगी, mc नीचे आ जाएगा। दिस इज फॉर लाइट। ठीक है, अगर पार्टिकल लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, और फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर फॉर नॉर्मल पार्टिकल हुआ तो c वेलोसिटी को हम v मान के चलेंगे फॉर नॉर्मल पार्टिकल। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो ये बच्चे आपका फॉर्मूला बनाया डी ब्रोगलीज इक्वेशन का। तो दिस इज द शॉर्टर डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगलीज इक्वेशन, 2 मार्क में पूछा जा सकता है। बच्चे, बोहर साइंटिस्ट आया, बोहर साइंटिस्ट ने अपनी सारा थ्योरेटिकली काफी हमारे को नॉलेज दी, और सारी की सारी प्रैक्टिकल नॉलेज और जो हमारे को फॉर्मूलाज ड्राइव करके बताए, वो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, आई मीन टू से सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में बताए। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में बोहर नहीं बता पाया। ठीक है, तो बोहर ने कई सारे अपने पोस्टुलेट्स बनाए। अभी जो मैंने आपको डी ब्रोगली इक्वेशन बताई, डी ब्रोगली इक्वेशन के थ्रू एक बोहर पोस्टुलेट, बोहर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगुलर मोमेंटम का पोस्टुलेट भी ड्राइव हुआ। उसको समझने से पहले आपको ये बात समझनी होगी। देखिए, अगर एक सर्कुलर वे में, मान लीजिए एक देखिए, इसको कहते हैं इन फेज। अगर पार्टिकल जहां से स्टार्ट हुआ सर्कुलर फॉर्म में, वहीं पे आके अटैच हो गया और वेव लाइक नेचर शो कर दिया, इसी तरह से रिपीटेड फॉर्म शो कर दी, तो उसे कहते हैं इन फेज। और अगर ये कैंसल कर देता आपस में, ठीक है, वेव्स को, तो हम कहते हैं दिस इज आउट ऑफ फेज। ठीक है, तो आप देखिएगा, ये इन फेज था, यहां से यहां तक क्या बना बताइए, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड है ना बच्चे। वेव सर्कुलर वे में मूव कर रही है, यहां से यहां तक क्या बनी वेव, यहां से यहां तक भी लैम्डा,
यहां से यहां तक भी लैम्डा, और यहां से यहां तक भी लैम्डा। एम्पलीट्यूड, कॉन्जिक्यूटिव एम्पलीट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को लैम्डा कहते हैं। तो अब ये तो एक बनाया सिस्टम, ठीक है ना। अगर ज्यादा वेव्स हो, याद रहे ये सिर्फ इन फेज के लिए ही पॉसिबल है, ठीक है। और भी ज्यादा वेव्स आ सकती हैं, तो हमने एक जनरलाइज कर दिया, पूरा सर्कुलर फॉर्म बन रही थी तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। एन इज नंबर ऑफ लैम्डास विच आर पॉसिबल फॉर सर्कुलर मोशन। बड़े ध्यान से, यहां पे ज्यादा होंगे तो n कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अभी हमने डी ब्रोगली इक्वेशन करी, लैम्डा क्या होता है h बाई एम वी फॉर नॉर्मल पार्टिकल। तो यहां पे ये लैम्डा की जगह h बाई एम वी पुट कर देते हैं, ठीक है। ये पुट कर दिया, एम वी ऊपर ले जाए, 2 पाई इस साइड ले जाए, तो एम वी आर क्या बन गया एन एच बाई 2 पाई। तो ये चीज बोहर ने हमें एक्सप्लेन की थी कि दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल nh by 2 pi। h is Planck's constant, phi you know, तो ये n की वैल्यू आप समझ गए होंगे। n क्या है, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, ठीक है। अगर किसी भी सिस्टम में, कोई भी एटम में बोहर ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उसको एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। किसकी कंडीशन को, एंगुलर मोमेंटम की। तो ये कंडीशन अगर फॉलो करेगा तो न्यूक्लियस के अराउंड अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और शेल्स डेवलप कर पाएगा। ये बोहर ने हमें समझाया था, ठीक है। बच्चे हम करेंगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट। देखिए बच्चे, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आपने करना है, इसका फॉर्मूला को ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी कभी भी पूछा नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरा, फिजिक्स में आप डेरिवेशन में भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए Rn क्या है, रेडियस ऑफ nth शेल, n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 2 पाई होल स्क्वायर m z e स्क्वायर k। अब देखिए n इज शेल, h इज Planck's constant, m is mass of electron, z is atomic number of hydrogen like particle, e is charge on particle, k is another constant that is Coulomb's constant, ठीक है। तो इन कांस्टेंट्स की वैल्यू देखिए, सारे के सारे n स्क्वायर और z को छोड़ के सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं, उन सब की वैल्यूज हम पुट कर दें, और z तो है ही, n स्क्वायर और z के अलावा बाकी सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी। पुट करके जब डिवाइड अप किया तो हमारे पास 0.0529 into n square by z नैनोमीटर आए, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसे Rn को 0.0529 into n square by z नैनोमीटर लेके चलते हैं। नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। अब देखिए रेडियस ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, z की वैल्यू 1 हो जाएगी वहां पे,
बाकी सब सेम। हीलियम पॉजिटिव के लिए Z की वैल्यू 2 हो जाएगी, लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए Z की वैल्यू 3 हो जाएगी। Z क्या है? हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मैंने पहले ही बताया ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट भी आपको बोहर ने ही बताया था। बोहर ने सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में ही हमारे को सारी नॉलेज दी थी, ठीक है। इसके बेस पे जब रेडियस ऑफ ऑर्बिट आ गया तो हम वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल निकाल लेंगे इजीली। वो क्या आएगी? वो क्या आएगी? देखिए 2.18 into 10⁻6 into Z by n। Z आपको पता है, n भी आपको पता है, तो ये याद कर लेना, दैट्स इट, ठीक है। अगर पूछा जाएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाएगा। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट पर सेकेंड, मतलब एक ऑर्बिट में कितनी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड एक इलेक्ट्रॉन कर पाएगा, वो हमें कैसे पता लगेगा बच्चे? देखिए कैसे पता लगेगा, इस फॉर्मूला के थ्रू। 6.54 into 10⁻15 into Z² by n³ हर्ट्ज में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, ये भी ध्यान से समझेगा। 2π² mz² E4k² अपॉन n² h², नेगेटिव साइन है। अब देखिए क्या वैल्यू, वही कांस्टेंट्स की वैल्यू सबकी पुट करें, आपका आया -2.18 into 10⁻11 into Z² by n² अर्ग पर एटम। यूनिट्स क्या है? अर्ग पर एटम। अगर हमें अर्ग से जूल में कन्वर्ट करना है, जूल पर एटम में, तो 10⁻⁻7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 10⁻11 की जगह क्या आ जाएगा? 10⁻18, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यूनिट बदलनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, तो -13.6 Z² by n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बन जाएगा। ये वैल्यूज आपको एज सच याद करनी होंगी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में। इसमें दो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एनर्जी का और एक रेडियस ऑफ ऑर्बिट का, तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से मैंने बताए, आप याद कर सके तो बेटर रहेगा, कंपटीशन में हेल्प मिलेगा। लेकिन रेडियस ऑफ ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत अच्छे से याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने। एक बात और, इस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है बच्चे। देखिए मैं जल्दी से समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन आपने ओमिट करना है, मतलब बाहर निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही शेल में से बाहर आएगा तो बच्चे जाना तो किधर चाहिए? न्यूक्लियस के क्लोजर जाना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। बट ऐसा तो नहीं होता, इलेक्ट्रॉन जैसे ही ओमिट होता है तो वो कहां जाते हैं? बाहर की साइड, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर की साइड जाने की टेंडेंसी रखते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये नेगेटिव साइन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोजर नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के फार अपार्ट जा रहा है, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस है, बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन। हम करने जा रहे हैं बच्चे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चे, मैटर और रेडिएशन का ड्यूल नेचर होता है। इट मींस कि ये बेसिकली वेव लाइक नेचर भी शो करते हैं और पार्टिकल लाइक नेचर भी शो करते हैं, ठीक है। वेव लाइक नेचर हमारे को, वेव लाइक नेचर कौन बताता है, कौन से पार्ट बताते हैं? इंटर
इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। ठीक है, इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन हमारे को वेव लाइक नेचर बताते हैं और पार्टिकल लाइक नेचर हमारे को ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे को बेसिकली पार्टिकल लाइक नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। देखिएगा इंटरफेरेंस क्या होता है बच्चे, जब एक वेव है, ये एक वेव है, ठीक है, एक और वेव है, ठीक है, अब इन दोनों वेव्स को ऐड करेंगे हम और आप देख पा रहे हैं अगर ये एम्पलीट्यूड अपर बना रहा है, इसका क्रस्ट है तो इसका भी क्रस्ट है, इसका ट्रफ है तो इसका भी ट्रफ है, इसका क्रस्ट है तो इसका भी क्रस्ट है, तो यू कैन से दैट जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो बिगर एम्पलीट्यूड बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, बिगर एम्पलीट्यूड। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह दिया। बट अगर इसमें अगर ऐसा होता कि वेव में ऑपोजिट नेचर होता, जैसे कि अब अगर आप देखें तो इसमें क्रस्ट है तो इसमें क्या है, ट्रफ, इसमें ट्रफ है तो इसमें क्रस्ट है, इसमें क्रस्ट है तो इसमें ट्रफ है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो कैंसलिंग होएगी, कैंसलिंग होएगी तो क्या होगा, बहुत ही स्मॉलर एम्पलीट्यूड रह जाएगा। देखिए एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉलर रह गया, तो हम ये कह सकते हैं बच्चे इस पार्ट को अब क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कई इंटरफेरेंसेस ऐसी भी होती हैं जो कि कुछ जगह क्रस्ट बन गया, कुछ जगह ट्रफ बन गया, कुछ जगह ट्रफ बन गया और ट्रफ दोबारा आ गया, तो वो उसको भी हम कंसीडर करते हुए थर्ड पार्ट में बना सकते हैं और उसमें मॉडरेट इंटरफेरेंस का नाम हम दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये था इंटरफेरेंस का पार्ट। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डाइफ्रैक्शन। मुझे देखिए डाइफ्रैक्शन में डेविएशन एंड जर्मन साइंटिस्ट ने क्या बताया था बच्चे, बड़े ध्यान से समझना। हमें ये बताया कि कोई भी मेटल है, मान लीजिए, ठीक है, और यहां से वेव ऑफ लाइट आ रही, जैसे इस मेटल पे टकराएगी, ठीक है, यहां से माइक्रोस्कोपिकली वॉच किया जा सकता है। इस इलेक्ट्रॉन को
ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट करके हम यहां से वॉच कर रहे हैं, बाहर आ सकेगा और यू कैन से डाइफ्रैक्शन हो जाएगी, डाइफ्रैक्ट हो जाएगी और हम यहां से वॉच कर पाएंगे इस रेस को। और बेसिकली ये डायरेक्ट वेव आई और इलेक्ट्रॉन को ओमिट करके अलग डायरेक्शन में लेगी, इसको डाइफ्रैक्शन बोला गया। ठीक है, अब इसको फर्दर साइंटिस्ट ने और ज्यादा रेक्टिफाई किया और उस रेक्टिफाइड फॉर्म को किस तरह रिप्रेजेंट किया। ये व्हाइट लाइट आई जो कि स्लिट में से पास हुई, ठीक है, और थिन फॉयल ऑफ गोल्ड रख दी गई। जैसे ये रे इसमें से पास हुई, तो ये स्क्रीन में इस तरह से डाइफ्रैक्ट होके सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, यहां पे हमें ऑब्जर्व करने को मिला। दिस इज फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है, तो एक तरह से डाइफ्रैक्ट हो गई। क्या हो गई? डाइफ्रैक्ट। तो ये सेकंड एक्सप्लेनेशन बनाई गई डाइफ्रैक्शन, ठीक है, क्लियर है ये बात। पार्ट हम करने जा रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। देखिए पहले स्टेटमेंट समझेगा, स्टेटमेंट क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। ब्लैक कलर इज गुड एब्जॉर्बर एज वेल एज एमीटर ऑफ रेडिएशन, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ब्लैक कलर you all know is good absorber as well as emitter of radiation, ठीक है। तो अगर ब्लैक कलर की बात की जाए, आप सब जानते हैं समर्स में ब्लैक कलर ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि ना वियर करिए, ठीक है ना, ब्लैक कलर के क्लोथ्स ना वियर करिए। व्हाई सो? बिकॉज ये ब्लैक कलर गुड एमीटर और गुड एब्जॉर्बर एज वेल एज एमीटर ऑफ रेडिएशन है। तो सेम वे में बच्चे बाकी कलर्स क्या कर रहे हैं ऐसा, जो कि उनमें ज्यादा हीट एब्जॉर्ब और एमिट नहीं हो पाती, ठीक है, बड़े ध्यान से समझेगा बच्चे। आपने देखा होगा जो पैनल्स लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए छत पे, तो वो भी ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है ना, और रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सके और एमिट कर सके। तो मान लीजिए लेट अस सपोज आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लेट अस सपोज ये ब्लैक कलर है, ठीक है, एक रेडिएशन आ रही है ब्लैक कलर में और ये एमिट हो रही, मतलब रेडिएशन आई और एमिट होगी। बाकी और कोई कलर होता, मान लीजिए ये ब्लू कलर, ये ब्लू कलर है, तो रेडिएशन आई और इसी में रह जाएगी, उतना जल्दी एमिट नहीं होगी। तो उसके हिसाब से तो ब्लू कलर में या किसी और कलर में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए। सोच के बता देखिएगा कि ब्लैक कलर में फिर क्यों कहते हैं कि हम समर्स में इसे वियर ना करिए, या ब्लैक कलर आप समर्स में वियर करेंगे तो आपकी बॉडी को हीटिंग इफेक्ट ज्यादा मिलेगा। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, रेडिएशन आई, जैसी रेडिएशन आई गुड एब्जॉर्बर है, इसलिए जल्दी से रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया ब्लैक कलर ने और आपके स्किन की तरफ एमिट कर दिया।
जैसे ही एब्जॉर्ब किया स्किन की तरफ एमिट कर दिया, तो आपकी बॉडी को क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा मिलेगा। बट अगर किसी और कलर के थ्रू हम देखेंगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा लेकिन उतना जल्दी एमिट नहीं करेगा, और जब आपकी स्किन को जल्दी एमिट नहीं करेगा तो हीटिंग इफेक्ट भी कम होगा कंपैरेटिवली। तो वी कैन से दैट ब्लैक कलर इज गुड एब्जॉर्बर एज वेल एज एमिटर ऑफ रेडिएशन। तो देखिए इसी के बेस पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताई गई है, ठीक है, एनर्जी वेव वर्सेस वेवलेंथ। अगर हम बात करें, ठीक है, एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो जो ब्लैक कलर होगा ना बच्चे, वो सबसे ज्यादा हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन रहेगी। लेकिन अगर कोई और कलर हम लें तो वो उतना ज्यादा हायर पीक एनर्जी उसमें उतनी ज्यादा नहीं होगी और हायर पीक शो नहीं करेगा। दिस इज फॉर T1 इज फॉर एनी अदर कलर, दिस T2 is for black color. So always T2 is greater than T1. This graph is represented by black body radiation system, जिसके थ्रू हम बता रहे हैं कि ब्लैक कलर गुड एब्जॉर्बर एज वेल एज एमिटर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, एक चीज और बचे, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है, ये याद रखना है। नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड over number of photons emitted। ठीक है, अब आप समझ पाएंगे, अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं और नंबर ऑफ फोटॉन्स जो एमिट हो रहे हैं वो दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल हुए तो कैंसलिंग हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट नियर बाय 1 आ जाएगा। तो यू कैन से दैट ब्लैक कलर में ऐसे ही हो रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट नियर बाय 1 रहेगा, लेकिन बाकी कलर्स में एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, क्योंकि एब्जॉर्ब तो ज्यादा हो रहे हैं एमिट कम हो रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या आएगा, मोर देन 1। ठीक है, मोर देन 1, न्यूमिनेटर हायर रहने वाला है बाकी कलर्स के लिए, लेकिन ब्लैक कलर के लिए दोनों ऑलमोस्ट सेम होंगे, कैंसलिंग हो जाएगी, नियर बाय 1 आ जाएगा। तो हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट अगर नियर बाय 1 है तो वो ब्लैक कलर ब्लैक बॉडी रेडिएशन शो करेगा, अगर मोर देन 1 है और ग्रेटर देन 1 है तो यू कैन से कि वो ब्लैक कलर की बजाय कोई और कलर होगा। ठीक है, थैंक यू।